हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने? चलिए, आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8वां। आज ये प्रश्नावली हमारी, हम इस अध्याय को अलविदा कह देंगे। क्या कह देंगे? इस अध्याय को अलविदा कह देंगे, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। 3 ही क्वेश्चन बचे हुए, 3 क्वेश्चन को करके इसको आगे करके फिर सांख्यिकी पे आएंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही जो दिनचर्या है हम लोगों की, क्योंकि आज लास्ट क्लास है तो आज तो रिवीजन बनता है एक बार। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके बाद क्या निकालना हम लोगों को? कुल क्षेत्रफल, और क्या होता है, क्या निकालना है हम लोगों को? आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन निकालना है। चलो, तो अच्छी एक बात बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है? पाई आर। अच्छा, गोले का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अर्धगोले का कितना होता है? अर्धगोले का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो शंकु का क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल। अच्छा, गोले का कितना होता है? होता ही नहीं है। अर्धगोले का कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का कितना होता है? 2/3 पाई आर। समझ में आई बात आपको? डिवीजन हो गया हमारा भैया, हमने अपने उससे स्वतंत्रता पा ली। अब हम आते हैं सिर्फ किसमें? सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। लैंग्वेज को समझिएगा, फिर इसके बाद सॉल्व करिएगा। लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हार्ड है, तो आराम से बैठिएगा, पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेटर लेके तो बैठा नहीं होता है ना, ताकि हम करवाते रहे आपके, आप ही के सामने हम भी क्या करेंगे? आपका आपका वो करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भवन का गुम्मद एक अर्ध गोलाकार का। जैसे इसने कहा कि एक भवन का जो गुम्मद है वो अर्ध गोलाकार का है, तो हमें शंकु ढूंढना है, गोला भूलना है। अब हम अर्ध गोले पे फोकस करेंगे, इन पे और इन पे। ठीक है, चलो। अब इसमें क्या कहा है कि अंदर से इसे सफेदी करनी। सफेदी का मतलब अंदर से हमें पुताई करनी है, वो भी सफेद कलर की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने में इतने पैसे खर्च होते हैं, 498.96 रुपए का कुल खर्च आता है। ठीक है, यदि सफेदी करने की दर दी गई है 2 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दिया गया है। ठीक है, तो हमसे 2 क्वेश्चन पूछे, गुम्मद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है? गुम्मद के अंदर की हवा का आयतन। मतलब ओवरऑल हमें गुम्मद का आयतन निकालना है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अंदर का। तो सिंपल है, हम लोग अपना काम करते हैं। देखो समझो, हमें केवल अमाउंट में वैल्यू दी गई है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर वो 1 मीटर, समझना मेरी गौर से, मीटर स्क्वायर है अगर, अच्छा ये रुपए है, सुनना मेरी बात, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग करता है तो उसको कितने रुपए मिलते हैं? 2 रुपए। टोटल उसको कितने रुपए मिले हैं? 498.96 रुपीज। तो हम क्या इससे ये निकाल सकते हैं कि उसको टोटल खर्च करने के लिए, मतलब कुल व्यय उसको इतना दिया, मतलब इतना हमने खर्च दिया, तो 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना खर्च आया होगा? क्या निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे समझना। 1 रुपए में मतलब हम कितना पेंट करेंगे ये निकालना है। तो 2 रुपए प्रति मीटर बराबर 49896 ऐसे। तो 1 रुपए प्रति मीटर 498.96 अपॉन 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 249.48 रुपए। अब एक बात बताओ, ये मीटर स्क्वायर था। अब मुझे आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का डिफिनेशन क्या होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 1 मीटर में 1 रुपए के द्वारा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर को अगर हम पेंट करते हैं तो 1 रुपए अगर हमें दिया जाता है तो उसकी जो भी कुल वैल्यू आती है वो किसके बराबर हो जाती है? आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाती है। तो हमारा जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल नहीं, मतलब टोटल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोलाकार का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 249
0.48 के बराबर हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। करो जरा सा सॉल्व। तो ये आर स्क्वायर है, बाकी सबको उठा के कहां पे ले गए हो, 49.48 इंटू, ये इधर भाग में थी, गुणा में था, काय में आएगी, भाग में। और यहाँ पे 22/7 लिखेंगे, 7 भाग में था तो ऊपर काय में जाएगा, गुणे में। और ये 22 काय में था, गुणे में था, तो नीचे काय में आएगा, भाग में। यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अब इसको काटा पीटी करो, 2 से कट रहा है, काटो। 124.74 कितना कर दिया, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 124.74 इंटू 7/22। क्या यहां तक आया? अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 11। काटो, 62.37 आ गया। तो हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू कितना आई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई है 62.37 इंटू 7/11। क्या ये 11 से कट रहा है, 7 2 9 6 3 9 कट जाएगा। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर अगर 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो हो जाएगी तो करते फिर, 11 एकम 11, 11 पचे 55, कितना कैरी बचा, 7, कितना हुआ 73, पॉइंट लगाया 73, तो 6 बार जाएगा और कितना बचेगा 7, तो 7 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई, अब 7 का गुणा करा तो 7 सते 49, हाथ में आया 4, 7 छंग 42, 42 और 4 कितना होगा 46, हाथ में आया 4, 7 पना 35 और 4 39, ये हुआ। तो आर की वैल्यू लगभग में कितनी आ जाएगी, 6 दशमलव कितना आएगा ये, देखो 39 जो है, 7 तो ज्यादा निकल जाएगा, मतलब 6.88 के समथिंग आएगा ये आर की वैल्यू। ठीक है, कितने की आएगी, 6.8 या 6.9। इसमें कुछ वैल्यू फिक्स दी गई है क्या, नहीं दी गई है, दी गई है क्या, दिखाओ इधर से। ये आपका आएगा 6.3 के समथिंग। किसके समथिंग आएगा, 6.3 के। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आया? अब आया। अब अच्छा, हमने आर यहां से निकाल लिया, क्या निकाल लिया, आर हमने क्या किया है, यहां से निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है निकलवाने के लिए, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वक्र पृष्ठीय, पहले हमें यहाँ पे निकालना है गुम्मत के अंदर की हवा का आयतन। तो हम सिंपल सा आयतन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आयतन। अच्छा, आयतन का फॉर्मूला क्या, अर्धगोलीय आकार का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, ये लिखा है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा ठीक है, v से डिनोट करते हैं 2/3, पाई कितना है 22/7 इंटू आर क्या निकाला हमने 6.3, तो 3 बार इसको लिखेंगे 6.3 6.3 6.3। यहां तक बात समझ में आई आपको कि नहीं आई समझ में? ठीक है, चलो अब इसको हमको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। अच्छा देखो, 3 से क्या कट रहा है, 3 और 7 दोनों से कट रहा है ना, 7 3 21, 21 3 83 होता है, तो ये 0.3 गया। अब 2 का टेबल 22 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा 44 इंटू, अच्छा 63 का वर्ग कितना होता है ये बताओ, 3 3 को 9, 36 का 18 का 18, 18 दूनी 36 की 6, हाथ में आया 3, 6 36 और 3 39, मतलब 39 59, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक, मतलब 39.69 आ जाएगा। तो 39.69 और इंटू 0.3, ये भी तो है हमारा, इतना हम लोगों ने किया। चलो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कराएंगे। अब चाहे इसका गुणा इसमें करा दो या इसका, हम इसका गुणा इसमें भी करा देते हैं। ठीक है, कराओ जरा सा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 का 9 27 की 7 हाथ में आया 2, 36 का 18 और 2 20 हाथ में आया 2, 9 का 9 27, 28 29 हाथ में आया 2, 3 3 को 9 और 2 क्या होगा 11, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, हमने दशमलव लगा दिया इंटू 44 है। ठीक है,
यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हम क्या करेंगे, इस सब में 44 का गुणा करा देंगे, तो कराओ 11 907 इंटू 44, 7 चौक 28 के लिए 8 हाथ में है 2, तो ये 28 पूरा आ जाएगा क्योंकि 0 आएगा और 2 कैरी जुड़ जाएगा। 9 चौक 36 के 6 हाथ में है 3, 11 चौक 44 और 3 कितना हो जाएगा 47, 47 हुआ। फिर 8 2 6 7 4, तो 8 हो गया, 8 2 10, 6 2 8 1 9, 6 6 12 1 13, 7 और 4 11, 1 12 और 4, तो 42 39 0 8 के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 42 39, आंसर मिलाओ राशि जो है इसका, ये कितने 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा इसमें, हाँ क्यों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से यही आंसर होगा अगर कैलकुलेशन पूरी तरीके से हम लोगों की सही रही तो। ठीक है, कितना आ रहा है नहीं, सेकंड वाले बताओ, ये सेकंड वाला हम लोगों ने सॉल्व किया ना पहले, ये इतना आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है 523 कहां से आ गए, कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, गुड़े में गड़बड़ है ना यहाँ पे, 44 का गुड़ा फिर से करो, 11907 44, 7 चौक 28 के लिए 8 हाथ में है 2, 28 पूरा आएगा। 9 चौक 36 के लिए 6 हाथ में है 3, 11 चौक 44 और 3 कितना हो जाएगा 47, गुड़ा करेंगे 8 2 6 7 और 4, अब करो 8 6 2 8 2 10, 6 2 8 1 9, कोई कैरी नहीं बचा, 7 6 13, एक कैरी बचा, 7 और 4 11 1 12, 4 1 5। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आएगा, देखो हमने यहाँ पे पूरा बाकी सही किए थे, कैरी नहीं जोड़े थे। ठीक है, कितना आ रहा है लगभग, तो कोई दिक्कत नहीं, वो हटा दिया। ठीक है, तो समझ में आया ये कैलकुलेट, इसका पहला पार्ट अभी इसके बाद नेक्स्ट वाले में कराते हैं, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको अभी कराते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज बताना भूल गए थे, ये जो आपने 1 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना, यही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तभी तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इक्वल किया है, तो यही तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें और अलग से कुछ सॉल्व नहीं करना है, मैं बताना भूल गया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10वें की। राशि दे रहे 10वां क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इसको साफ कर रहा हूँ। मतलब वो प्रत्येक की त्रिज्या आर दे रहा है, मतलब प्रत्येक की त्रिज्या क्या है समान, रेडियस क्या है आपकी समान है। ठीक है, आगे एस डैश होगा। ठीक है, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको बहुत गौर से समझना। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है, प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 27 छोटे छोटे गोले हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या क्या है आर है। इनको हमारा दिमाग आया कि यार छोटे छोटे हैं, इनको एक गोला बना लेते हैं ठोस। तो हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे 27 गोले होते हैं आर के, इनको क्या करते हैं पिघलाते हैं और इनसे एक बड़ा गोला बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मटेरियल चेंज हो रहा है क्या बीच में, 27 गोलों का मटेरियल बराबर होगा 27 गोलों के बड़े एक मटेरियल के, मतलब दोनों का आयतन सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने मटेरियल चेंज नहीं किया है। तो क्या करेंगे हम लोग, छोटे गोलों की त्रिज्या, छोटे गोलों की त्रिज्या कितनी है आर है, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है आर डैश है। और इसमें क्या कहा है, अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, छोटे गोलों का, छोटे गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है एस, बड़े गोले का कितना है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है एस डैश। तो अभी अभी हमसे सबसे पहले पूछा है कि आर डैश का कितना होगा। ठीक है, नए गोले की त्रिज्या बताओ, पहला क्या है नए गोले की त्रिज्या
मंजे आर डैश निकालना है। फिर हमें क्या कहा है, नए गोले का अनुपात निकालना है ना, एस और एस डैश का अनुपात, एस और एस डैश का अनुपात। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, अनुपात वाला कब किया है, पक्का किया है, ध्यान दो, ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम किस पे फोकस करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नए गोले की रेडियस क्या होगी। अच्छा हमने पूरे क्वेश्चन को पढ़ते समय एक चीज तो हमें ये बात समझ में आई कि अगर छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है तो उनका आयतन सेम होता है, इतना तो हम लोगों को पता लग ही गया है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है ना भाई, कि आप छोटे छोटे लड्डुओं को एक बड़ा लड्डू बना दें तो जितना छोटा लड्डू में मटेरियल लगा था बूंदी वाले, उतना ही बड़े वाले बूंदी में होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आई। तो चलो सबसे पहले हम दोनों का आयतन इक्वल कर देते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर, गोले की बात क्या हुआ, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों का आयतन क्या कर रहा हूं इक्वल, मतलब v पहले वाले का आयतन है और v डैश दूसरे वाले का आयतन है। पहले वाले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का 4/3 का, क्योंकि ये तो क्या है आपके कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने से नहीं रहे, आर ही केवल चेंज होगा, तो आर डैश का क्यूब, ये से ये कटेगा, पाई से पाई कटेगा, बचा क्या आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आर डैश क्यूब। क्या यहां तक बात समझ में आई। एक चीज तो हम लोग मिस कर ही गए, ये दोनों आयतन इक्वल होंगे कब, जब हम 2700 को जोड़ देंगे। 27 छोटे छोटे गोले हैं ना, तो छोटे वालों में 27 का गुणा कराना भूल गए। आंसर सही नहीं आ रहा था बच्चा मेरा, आंसर सही नहीं आ रहा था, समझो 27 गोलों का आयतन बराबर होगा बड़े वाले गोले के आयतन का। आप समझ में आई बात आपको, क्योंकि भाई जब तक 2700 को साथ नहीं लाएंगे, अब अच्छा एक छोटे एक किसी एक का वैल्यू बड़े वाले के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, 2700 को एक साथ मिलाना पड़ेगा ना। तो 27 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 पाई आर डैश क्यूब, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, बचा क्या 27 आर क्यूब बराबर आर डैश क्यूब। यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का। अब एक बात बताओ मुझसे, मान किसका निकलवा रहा है, आर डैश का, कि आर डैश क्यूब का मान निकलवा रहा है। हाँ तो इसको यहां पे क्या लगाएंगे, क्यूब का सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है 27 आर क्यूब, यहां से ये घनमूल का साइन होता है। 27 क्या बाहर निकलेगा 3 बन के, आर क्यूब क्या निकलेगा आर, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3r। यहां तक बात आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आ गई है पक्का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। अब भैया ये क्या कह रहे हैं, एस और एस डैश का अनुपात। तो एस क्या होता है, एस आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एस, अच्छा गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये बताओ मुझे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कुल नहीं होता है, आपको इतना तो पता होगा है ना, कुल नहीं होता है। समझ में आई बात की नहीं आई आपको। चलो अब हम इसमें क्या निकालने जा रहे हैं, इनका सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एस अपॉन एस डैश हो जाएगा, ठीक है। एस का कितना है, एस कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। अच्छा 4 पाई से 4 पाई गया, अच्छा आर डैश की जगह 3r लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो जरा सा, तो आर स्क्वायर बराबर 3r का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको करेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के बाहर आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, तो 1/, क्या हो जाएगा 9, मतलब एस अनुपाते एस डैश बराबर कितना निकल के आएगा 1/9। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगली क्लास में। चलिए हेलो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 के लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद इसको क्या कर देंगे अलविदा, ये प्रश्नावली और ये अध्याय आपका क्या हो जाएगा
अलविदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है इसको हम पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm का है, तो कैप्सूल की माप कितनी है 3.5 mm। रेडियस, अच्छा ये व्यास दिया हुआ तो रेडियस किससे निकल आएगी 3.5/2 mm रेडियस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इतना तो हमें पता लग गया। अब हमसे क्या कह रहा है, व्यास का एक गोला है मतलब गोली है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई गोला है हम उसमें कोई चीज भर रहे हैं तो कितना क्या भरेंगे, उसके जितना उस गोले का आयतन होगा उतना ही भरेंगे, तो इनडायरेक्टली हमसे क्या निकलवा रहा है, ये आयतन फाइंड आउट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, आयतन। तो आयतन V बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो V बराबर 4/3 22/7 3.5 अपॉन 2 तो देखो 2 दूनी 4 खत्म, 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 3 से कटने से नहीं रहा, 7 से काटो, 7 एकम 7 7 पना 35, तो वैल्यू हमारे पास कितना। अच्छा 35 का वर्ग निकाल लो फटाक से, क्या हो जाएगा 35 का वर्ग, 25 की 5 हाथ में है 2, 5 15 दूनी 30 और 2 32, 32 की 2 हाथ में है 3 3 को 9, 9 3 12, मतलब इतना ही आएगा ना, 25 की इतना ही आएगा, 12 25 आ रहा है, और कितने के बाद दशमलव लग जाएगा 2, तो 12.25 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास 11। अच्छा इसका गुणा इसमें करा दो, तो 11 25 55 और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 5.5 आ जाएगा, और इसका आंसर कितना आया इंटू 12.25 भागे कुछ बच रहा है 3 बच रहा है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलो अब हम क्या करते हैं, समझना गौर करते। अच्छा 5 है तो 5 को हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सार्थक अंक से, यहां तक बात समझ में आई। आप देखो 123 का गुणा हमें 5 × 5 में करना है, 5 3 15 की 5 हाथ में है 1, 5 दूनी 10 1 11 हाथ में है 1, 5 1 5 1 6, तो 5 1 6 5 5 1 6 6 1 7, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 67.65 आ जाएगा, तो वैल्यू कितना आया 67.65 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, पूरे में 3 का भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, तो 6765 यहाँ पे दशमलव है, 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा 6 आएगा, खत्म। 7 उतारेंगे 2 बार जाएगा 6 आएगा, 1 आएगा 6 उतारा 12 3 5 15 5 बार जाएगा, 1 आया 5 आया 3 5 15, मतलब खत्म। मतलब हमारा कितना है, काटने पे हमें कितना आ रहा है 22.55, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 22 दशमलव। समझ में आया पक्का। ऑनलाइन बच्चों को आई होप समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से और सिंपल भाषा में आपको ये प्रकार के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूं कि इसमें कैलकुलेशन तो है, ये तो मैं भी मानता हूं, आप लोगों को भी मानना है। दूसरी चीज, आपको दशमलव का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, सार्थक अंक पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको सार्थक अंक या फिर दशमलव में कहीं पे भी कोई दिक्कत है, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे मैंने पूरा दशमलव संख्या पद्धति के जो आपकी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है दशमलव और सार्थक अंक के बारे में, तो आप उसको एक बार विजिट जरूर करिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, यकीन मानिए कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल इसका नया अध्याय चालू करेंगे, अध्याय 12 जिसमें सांख्यिकी है, बस इसके बाद आपकी मैथ खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं रह गया है, और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।